देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है दर्जेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं खबर देहरादून से है, जहां 5वीं विधानसभा का पहले सत्र की कार्रवाई शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ विधानसभा का सत्र। आज शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन में पेश करेंगे लेखा अनुदान। 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। सदन के पटल पर साल 2022 और 23 का रखा जाएगा लेखा अनुदान। ये इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि में आप देख रहे हैं। 5वीं विधानसभा का पहले सत्र की कार्रवाई शुरू हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ विधानसभा का। धामी पेश करेंगे लेखानुदान। 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। तो 5वीं विधानसभा का पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ विधानसभा का सत्र। आज शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन में पेश करेंगे लेखा अनुदान। 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। सदन के पटल पर 2022-23 का रखा जाएगा लेखा अनुदान। तो 5वीं विधानसभा का पहले सत्र की कार्रवाई शुरू हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ विधानसभा का सत्र। आज शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन में पेश करेंगे लेखानुदान। 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से कार्रवाई शुरू हुई है। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आज 31 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलेगा। सदन के पटल पर 2022-23 का रखा जाएगा लेखानुदान। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से लेखानुदान आज पेश किया जाएगा, विधानसभा है, और क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल नई सरकार का पहला ये विधानसभा सत्र है और आप देख सकते हैं आप विधानसभा में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहाँ पर विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। हालांकि अंदर में कंप्यूटर लगा हुआ है, लेकिन अभी जो राज्यपाल का अभिभाषण अंदर चल रहा है और राज्यपाल जो है अपनी बात रख रहे हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अभी तक कहा है कि सरकार कोरोना के दौरान बेहतर काम करती हुई नजर आई और बेहतर तरीके से जनता के साथ खड़ी रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आंगनबाड़ी के साथ सरकार खड़ी है, स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम सरकार कर रही है, तकनीकी शिक्षा में बेहतर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप रखने की कोशिश हो रही है। अभी अभिभाषण चल रहा है। मिला के देखें तो पहला सत्र है और जब किसी साल का पहला सत्र होता है तो उसमें अभी राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होती है। परंपरा के तहत इसमें अभी राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। बिल्कुल, तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई है और ये जो सत्र है विधानसभा का 31 मार्च तक चलेगा, इसलिए पूरे तरह से आज ये शुरुआत इसकी हुई है, आगाज इसका हुआ है। तो आगाज किस तरह का है? शांतिपूर्ण आगाज है और अभी नई सरकार उनकी आई है। विपक्ष भी यहाँ पर जो है शांत है कि विपक्ष में अभी नेता नहीं मिला, विपक्ष को नेता नहीं मिला। सरकार के साथ दिक्कत यह है कि उनके मंत्रियों के कारण जो विभाग बंटवारे नहीं हुए हैं, तो दोनों ही तरफ जो है थोड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, इसके बाद लेखानुदान रखा जाएगा। सरकार की 21,000 करोड़ का अनुपूरक बजट डालना है। तो 3 दिनों का ये सत्र है। उसके बाद जो है ये 3 दिनों में देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। हमारी कई विपक्ष के नेताओं विधायकों से बात हुई, उनका ये कहना था कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को, जनता के सवालों को विधानसभा के अंदर रोड में रखें और अपनी बात हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जनता की कठिनाइयों को, समस्याओं को यहाँ उठाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तो राज्यपाल का अभिभाषण है, इसके बाद असली जो भूमिका देखने को मिलेगा कि विपक्ष किस तरह की भूमिका विपक्ष का रहता है, कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं। बिल्कुल, तो सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि विपक्ष का कितना सहयोग और कितनी टीका टिप्पणी के साथ इस सदन को चलाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, फिलहाल बने रहिए लेकिन आप हमारे साथ। पहले कमरे मारा गया, फिर उसका आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड राज्य के 5वीं विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन को कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि विधानसभा सत्र को देखते हुए विधानसभा के चारों तरफ करीब
300 मीटर के भीतर धारा 144 लागू कर दी गई है। यही नहीं, विधानसभा के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम इंतजामात भी किए गए हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सुरक्षा बुरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य के 25वीं विधानसभा के विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद विधानसभा में आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बलों की तैनाती की गई है और हर यानी कि यहाँ से करीब 300 मीटर की परिधि में जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, जहाँ के अंदर यानी विधानसभा सत्र के चारों तरफ यानी सदन के चारों तरफ जो है करीब 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दिया है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा बल यहाँ तैनाती की गई है और जो भी अंदर जा रहे हैं विधायक और मंत्रियों को छोड़ करके और तमाम जो लोग जा रहे हैं उन सभी को जो पास चेक किए जा रहे हैं। बिना पास की अनुमति के किसी को अंदर जाना मनाही किया जा रहा है। कुल मिलाकर के विधानसभा का सत्र का जो पहला दिन है आज, और खासकर यह उत्तराखंड राज्य के लिए भी काफी ऐतिहासिक दिन भी है क्योंकि आज पहली बार जो पीठ पर कोई महिला नजर आएगी, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में रितु खंडेल यानी एक महिला को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर के भी ये काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो आज सदन के भीतर भी जो कार्यक्रम रहने वाला है कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। इसके बाद जो 3 बजे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी वह अभिभाषण का जो है पाठ करेंगी। इसके बाद जो है लेखानुदान करीब 21,000 करोड़ का लेखानुदान सरकार आज सदन के पटल पर रखेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो देहरादून में अभी तक नहीं हुआ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय नहीं हुआ है नाम। आलाकमान को नाम तय करने को किया गया था अधिकृत। नेताओं की गुटबाजी के चलते नहीं हुआ चुनाव। तो नेता की गुटबाजी के चलते अभी तक चुनाव नहीं हो पाया नेता प्रतिपक्ष का, और अभी तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया क्योंकि गुटबाजी इतनी है कांग्रेस के अंदर कि आला कमान को नाम तय करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनना बहुत बड़ा सवाल यह हो गया क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय नहीं हुआ है नाम और गुटबाजी सामने आई है। डॉक्टर प्रवीण लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे आखिर इतनी गुटबाजी बढ़ गई कि नेता प्रतिपक्ष का नाम चुनना भी कांग्रेस के लिए अब मुहाल हो गया। क्या जुल्म नहीं किया आपने? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ है उसमें भी आपने देखा कि कांग्रेस प्रतिपक्ष में माहौल कहा जा रहा था कि है, तमाम जगह यही बात आ रही थी कि लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी थी कि पार्टी के लोग ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अब एक दूसरे को हराने का काम किया है। अब जो चुनकर 19 विधायक आए हैं उनमें एका नहीं हो पा रहा है, खास करके नेता प्रतिपक्ष के नाम को। बैठक हुई, बैठक में तकरीबन 10-15 मिनट बैठक चली। बैठक में लाइन का प्रस्ताव भेजा गया जिसमें कहा गया कि सोनिया गांधी अधिकृत नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी एका है कि सोनिया गांधी को अधिकृत करते हुए भी शायद सोनिया गांधी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पा रही है, या सभी को टटोलने के बाद ही वो सहमत हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी के अंदर अगर इतनी गुटबाजी इस तरह से संभाला नहीं गया तो मुश्किल होगा, क्योंकि विधानसभा के सत्र में चीजें उभर के निकल के सामने आ गई है कि आप सत्र चल रहा हो, आपका नेता नहीं हो, सरकार का जवाब कौन दे, रहती है। और आप आज से शुरुआत हुई तो उम्मीद ये की जाती है कि जल्दी नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी उसको जो है टीका टिप्पणी करने का मौका मिलेगा। तो बीजेपी को टीका टिप्पणी करने का मौका पूरी तरह से कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं देती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में सख्त हुई कांग्रेस। अकील अहमद को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है और 6 सालों के लिए अकील अहमद को पार्टी से निकाला गया। अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे अकील अहमद, कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया जवाब। तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद अब उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया पार्टी की तरफ से। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में सख्त हो गई है कांग्रेस। अकील अहमद को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला है क्योंकि अनर्गल बयानबाजी अकील अहमद की तरफ से की गई थी। 6 सालों के लिए अकील अहमद को पार्टी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर प्रवीण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे
कि कारण बताओ नोटिस भी अकील अहमद को दिया गया था, उसका जवाब भी उनकी तरफ से नहीं दिया गया। अब कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह बहुत बड़ा डिसीजन कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं से बातचीत हुई हमारी, उनका ये कहना है कि इस वक्त पार्टी से किसी को निष्कासित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि हम मजबूर हो गए क्योंकि अकील अहमद पार्टी लाइन से इतर जाकर बात कर रहे थे, पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात कर रहे थे और बार बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, जिससे बीजेपी को मौका मिल रहा था। चुनाव में पार्टी खामियाजा भुगत चुकी है, इसके बाद वो पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह के नेता कुछ बोले, दूसरे नेता भी पार्टी लाइन से बाहर होकर बात करें और उसका खामियाजा भुगतने को मिले। इसलिए अकील अहमद को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अकील अहमद जो बड़े नेता थे, उन्होंने समझाया था उनको कुछ दिनों पहले कि आप बयान मत दीजिए, पार्टी लाइन से बाहर बयान मत दीजिए, लेकिन लगातार वो बयान दे रहे थे। इसी वजह से उनको बाहर का रास्ता जो दिखाया गया है। और खबर ये भी मिल रही है कि कुछ और नेता है जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात कर रहे हैं या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनको भी बाहर 2-4 बिल्कुल सवाल यही उठ रहा था डॉक्टर कहीं प्रवीण, क्योंकि जिस तरह से अकील अहमद ने यूनिवर्सिटी की बात कर दी, उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन गुटबाजी और लोगों में भी है और कांग्रेस की गुटबाजी बताती है कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया। और इसको लेकर जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है, आपने देखा हरीश रावत के गुट अलग हैं और इसके अलावा और भी गुट हैं, तो कई गुटबाजी इसके अंदर चल रही है और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत भी मिला और उसका नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो ये गुटबाजी बड़ी है, तो क्या एक एक करके ये सब पर अब टारगेट किया जाएगा या सारे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? देवेंद्र यादव आए हुए थे कल, उससे पहले अविनाश पांडे आए हुए थे। उनका यही कहना कि पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। तमाम नेताओं को यह समझना होगा कि पार्टी जो है इस वक्त मुश्किल में है और इसको मुश्किल के निकालने की जिम्मेदारी तमाम नेताओं की है और उनको कहीं ना कहीं एक मत होना होगा। लेकिन पार्टी के अंदर खास करके जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी में को लेकर जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये छोटी मछली है, आप कहते हैं ना कि वो छोटी मछली पर कार्रवाई आप कर देंगे, बड़े जो बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की जरूरत है। खास करके ऐसे वक्त में जब सदन चल रहा हो, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हो, तो मैसेज यही जाता है कि पार्टी में गुटबाजी जो है चरम पर है, इसीलिए कोई किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैसेज आपको देने की जरूरत है। पार्टी देखने वाली बात होगी कांग्रेस किस तरह से मैसेज देगी, क्योंकि कांग्रेस अभी औंधे में। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का बयान देकर चर्चाओं में आए अकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में उनके बयान से चुनाव नहीं हारी बल्कि अपनी कमियों से हारी है। उन्होंने टिकट बेचे जाने का आरोप भी लगाया। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने व्यक्तिगत खर्च से प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जिसकी नींव 2024 के बाद रखेंगे। इसके साथ ही हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा भी उन्होंने किया है। यूनिवर्सिटी की मांग की थी, मेरा पर्चा जो है मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है। तो उसको लेके बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि देवभूमि के अंदर उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कांग्रेस तुष्टिकरण का काम करना चाह रही है, मुसलमानों के वोट बटोरने। उसमें हिंदू मुसलमान SC ST सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत जो है फीस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जितने यहाँ पे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह है, स्कूल है, सबकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैंने चाहता कि सरकारी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी हो। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देहरादून से खबर है, जहां तिलकराज बेहड़ ने ली है पद और गोपनीयता की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण नहीं ले पाए थे शपथ। 10 बजे विधानसभा सचिव ने अपने कक्ष में दिलाई शपथ। मौके पर कांग्रेसी विधायक रहे मौजूद। किच्छा से विधायक हैं तिलकराज बेहड़। तो कांग्रेसी विधायक रहे मौजूद, किच्छा से विधायक हैं तिलकराज बेहड़। स्वास्थ्य कारणों की वजह से शपथ नहीं ले पाए थे, अब उनको शपथ दिलाई गई है। तिलकराज बेहड़ ने ली है पद और गोपनीयता की शपथ।
जिले की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अल्मोड़ा परिवहन डिपो में निर्माणाधीन अंतरराज्यीय बस अड्डा पिछले 7 सालों से बजट के अभाव में लटका हुआ है। साल 2016 में कांग्रेस की सरकार के समय करीब 16 करोड़ की लागत से इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते निर्माण कार्य बंद पड़ा है। इस डिपो से परिवहन निगम की 45 से अधिक बसों का संचालन किया जाता है, मगर अब इसके संचालन में परिवहन निगम को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नई सरकार से लोगों को आस जगी है। धामी सरकार अल्मोड़ा के इस बस अड्डे का निर्माण शुरू कर जनता को राहत मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो 7 करोड़ के खर्च के बाद भी किस तरह के हालात हैं इस बस अड्डे के, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2016 में बस अड्डे का निर्माण शुरू हुआ। 16 करोड़ की लागत से बन रहा है बस अड्डा। 16 करोड़ की लागत से यह बस अड्डा बन रहा है और आपको बताते हैं 2016 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 7 करोड़ खर्च, फिर भी बस अड्डे में सन्नाटा ही सन्नाटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 7 करोड़ खर्च होने के बाद भी बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू करी और जिसका बजट इन्होंने 16 करोड़ के आसपास रखा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई और आज 2022 चल रहा है, अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। धनाभाव के कारण कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़ से इसकी थोड़ी थोड़ी करके कार्रवाई शुरू हो रही है, जिससे काफ़ी अल्मोड़ा की जनता को भी परेशानी हो रही है और हमारे बस संचालन को भी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं जल्दी से इसका निर्माण हो और बसों को इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से खड़ा न करने पाए, जिससे सारे लोगों को जो अल्मोड़ा की स्थिति है उसके अनुसार आए दिन जाम रहता है। श्रीनगर के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रोड स्थित एक साड़ी की दुकान में एक महिला ने बड़े शातिर अंदाज से दुकान में रखी साड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार महिला को साड़ियां दिखाने में उलझा रहा और महिला ने चुपके से दुकान में रखी 3 साड़ियों को अपने बैग में डाल दिया और वहां से 9-2-11 भी हो गई। जब दुकानदार को कुछ शक हुआ तो उसने दुकान में लगी सीसीटीवी की फुटेज चेक की। आपको बता दें, फुटेज में महिला द्वारा चोरी की पूरी घटना साफ नजर आ रही और वहीं अब महिला द्वारा चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक दुकान स्वामी द्वारा पुलिस को किसी तरह की शिकायत नहीं दी गई है। और तहसील सतपुली के अंतर्गत राजकीय संयुक्त चिकित्सा सतपुली द्वारा बिजली बिल का भुगतान न किए जाने से विद्युत विभाग ने अस्पताल का बिजली कनेक्शन काट दिया। अस्पताल में बिजली ना होने के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई। अस्पताल में ना तो पैथोलॉजी लैब काम कर रही है और ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही है, जिसके कारण मरीजों को बिना जांच के ही बैरंग अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। एससीएमओ पौड़ी डॉक्टर कमलेश भारती ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है। जल्द ही विद्युत विभाग से बात कर अस्पताल में फिर से विद्युत व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से प्रदान की जा सकेंगी। और वहीं अस्पताल द्वारा मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। तुम्हारी फोटो बना दी जाती है। काशीपुर के मुख्य डाकघर में आसपास के दर्जनों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने डाकघरों में अपना काम ठप करके अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह सरकार को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिशों लागू कर जाएं और डाक लेखा कार्यालय के विकेंद्रीकरण को शीघ्र बंद किया जाए। लगभग 1 दर्जन मांगों के साथ काशीपुर के मुख्य डाकघर सहित किला स्ट्रीट डाकघर, हरिया वाला डाकघर, हेमपुर डाकघर, नादेही डाकघर, जसपुर और सुल्तानपुर के डाकघरों कर्मचारियों ने मुख्य डाकघर काशीपुर में एकत्र होते हुए जोरदार नारेबाजी कर अपनी मांगों को उठाया है।
उत्तरकाशी की लाइफलाइन कहे जाने वाले जोशियाड़ा को जोड़ने वाले पुल पर अवैध रूप से हो रही डंपिंग होने से पुल को खतरा पैदा हो गया। 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकानों का मलबा डाल रहे हैं, जिससे काफी सपोर्टिंग वायर गलने का आसार हैं, जिसके कारण यहां के स्थानीय निवासी काफी नाराज हैं और इसके संबंधित विभाग के खिलाफ आंदोलन के मूड में हैं। और वहीं विभागीय अधिकारी अन्य विभागों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुल के दोनों तरफ लोग डाल रहे हैं मलबा। लाइफलाइन जोशियाड़ा पुल के बाहर ये चल रहा है। लाइफलाइन जोशियाड़ा पुल को खतरा है। लाइफलाइन जोशियाड़ा पुल को खतरा बताया जा रहा है। मलबा डालने से सपोर्टिंग वायर गल रही है और लाइफलाइन जोशियाड़ा पुल को इससे खतरा पैदा हो रहा है। तो आपको बता दें, पुल के दोनों तरफ लोग डाल रहे हैं मलबा, तो इससे पुल को खतरा है और मलबा डाला जा रहा है। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।